जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित है, ठीक है ना। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको एक मैराथन क्लास करेंगे जिसमें आपको संविधान निर्माण से संबंधित जितने भी पहलू है सारे पहलुओं पर क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप पूरे अंत तक वीडियो को देखते हैं तो आपको संविधान निर्माण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग आप 99% प्रश्नों को क्या करेंगे हल कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला जो टॉपिक है वो आपको संविधान निर्माण से संबंधित है। इसीलिए इसमें सबसे पहले आपको संविधान के बारे में ही जानेंगे। संविधान यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, संविधान जो है आपको मूलभूत नियमों और कानूनों का संग्रह है जिसका पालन उस देश में रह रहे हैं नागरिकों और सरकार दोनों को करना पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि संविधान का पालन जो है नागरिक भी करेगा और सरकार भी करेगा। कारण क्या है, तो देखिए कि बिना संविधान के जो है किसी भी एक अच्छे राज्य की कल्पना जो है वो आपको संभव नहीं है। और सरकार भी जो अपनी शासन प्रशासन चलाती है वो कैसे चलाती है, तो संविधान के अनुसार ही चलाती है। इसलिए संविधान का पालन सरकार और नागरिकों दोनों को करना पड़ता है। जरा सा इस हटके एक अलग संविधान के बारे में जानते हैं, यानी कि इसकी कुछ अलग परिभाषाएं भी है जिससे भी आप जान लीजिए। वैसे क्या है, तो संविधान जो है नियमों, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन है जो एक देश पर क्या होता है कि आपको शासन करने के लिए क्या होता है कि आपको आवश्यक होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको संविधान कहते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संविधान क्यों आवश्यक है। तो देखिए, संविधान के होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि इससे देश का जो शासन प्रशासन होता है वो अच्छे तरीके से चलती है, ठीक है ना। देश में अराजकता की जो स्थिति होती है वो कभी आपको नहीं आती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये संविधान की परिभाषा है जिसे आप लोग देख लीजिएगा। आप संविधान निर्माण से संबंधित जो कुछ बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि ध्यान दीजिए, क्योंकि यह आपके एग्जाम में जो होते हैं अक्सर ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं वो आपको संविधान से संबंधित कुछ दिए जाते हैं। जैसे लिखित संविधान का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो आपको कौन है, तो सच हो वो आपको फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। याद रखिएगा कि लिखित संविधान का निर्माण करने वाला जो दुनिया का पहला देश है वो कौन है? फ्रांस है। लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है वो लिखित संविधान है। तो हमारे देश में जो लिखित संविधान की अवधारणा है ना वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। इस बात को आपको याद रखना है कि भारत में जो लिखित संविधान की अवधारणा है वो कहां से प्रेरित है, तो क्या कहेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद है एशिया में लिखित संविधान का निर्माण करने वाला जो पहला देश है वो आपको कौन है, तो वो आपको जापान है। यह देखिएगा कि पूरे एशिया महादेश में लिखित संविधान का निर्माण करने वाला जो पहला देश है कौन है, तो आपको जापान है। दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो आपको भारत का है। नहीं तो आप सीधे कह सकते हो दुनिया का जो सबसे विशालतम संविधान है वो आपको भारत का है। उसके बाद है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, ये आपको अमेरिका का है। सबसे कठोर लिखित संविधान कहेंगे वो भी आपको अमेरिका का है। तो ये दोनों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि दुनिया का सबसे कठोर लिखित संविधान और दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो आप क्या कहोगे? अमेरिका का। उसके बाद है दुनिया का सबसे लचीला जो लिखित संविधान है वो किस देश का है, तो कहेंगे श्रीलंका का, ठीक है ना। तो यहाँ से इन देशों की राजधानी को भी आपको याद रखना है। फ्रांस जिसकी राजधानी जो है वो आपको पेरिस है। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी राजधानी जो है वो आपको वाशिंगटन डीसी है। उसके बाद है भारत जिसकी राजधानी आपको नई दिल्ली है। जापान जिसकी राजधानी आपको टोक्यो है। श्रीलंका जिसकी राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धने पूरे कोटी है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए उसी टॉपिक में क्या है, कुछ भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। तो साथियों, भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो अंशतः कठोर है और अंशतः जो है वो आपको लचीला है। मतलब भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। तो आगे हम जानेंगे कि लचीला संविधान किसको कहते हैं और कठोर संविधान किसको कहते हैं। यहाँ पर बस इसको थोड़ा सा जान लीजिए। उसके बाद है और लिखित संविधान वाले जो प्रमुख देश है उसमें आपको इंग्लैंड, सऊदी अरब, इराक और न्यूजीलैंड है, ठीक है ना। प्रमुख देशों की बात करेंगे तब यहाँ से एक बात आती है कि भारतीय संविधान की प्रकृति जो कैसी है, तो आपको अंशतः कठोर है अंशतः लचीला। लेकिन इसमें भी पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान जो है वो आपको कठोर ज्यादा है या आपको लचीला ज्यादा है। तो साथियों याद रखिएगा, भारतीय संविधान जो है ना वो आपको लचीला जो है वो आपको अधिक है और कठोर जो है वो आपको क्या है, कम है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि भारतीय संविधान लचीला अधिक और कठोर क्या है, कम है। यानी कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलापन दोनों का क्या है कि आपको अद्भुत मिश्रण है, क्योंकि इसके किसी भाग में संशोधन करना एकदम आसान है तो किसी भाग में संशोधन करना जो है वो थोड़ा सा कठिन है। तो यहाँ पे लिखित संविधान वाले कुछ देश दिए हुए हैं और इसके राजधानी को आप जान लीजिए। इंग्लैंड, इसकी राजधानी जो है लंदन। सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो गया। इजराइल की राजधानी जो है
जेरूसलम हो गया, और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो आपको विलिंगटन हो गया। तो इस बात सबको आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। अब देखिए, अब आ गया कि आपको लिखित संविधान किसको कहते हैं, यह आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, तो लिखित संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए, लिखित संविधान वो संविधान है जिसमें आपको लिखित अंश क्या होता है कि आपको अधिक होता है, मतलब कि वो संविधान जिसमें लिखित अंश अधिक हो और अलिखित अंश कम हो, तो उसको हम लोग कहेंगे लिखित संविधान। क्या कहेंगे? लिखित संविधान। तो देखिए, तो लिखित संविधान वाले जो प्रमुख देश है उसमें आपको अमेरिका, भारत, जापान, श्रीलंका ये सब है। यहाँ से एक बात आती है कि ये जो अलिखित संविधान होंगे क्या उसमें लिखित अंश नहीं होंगे। तो देखिए, दुनिया का कोई भी संविधान हो, चाहे वो लिखित हो चाहे वह आपको अलिखित हो, उसमें लिखित अंश भी होते हैं, अलिखित अंश भी होते हैं। बस अंतर जो होता है केवल आपको मात्रा का होता है। किसका होता है? मात्रा का। तो आइए इसी को हम थोड़ा समझते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहले आपको एक संविधान होगा, दुनिया का कोई भी देश है वहां का क्या होगा कि आपको संविधान होगा सबसे पहली चीज। और उस संविधान में क्या होता है कि आपको लिखित चीज भी होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? लिखित चीज भी होता है और लिखित चीज भी होता है। बस यहाँ पे याद रखना है मात्रा के। किसका? मात्रा के। अगर लिखित अंश अधिक होगा, क्या होगा? लिखित अंश अधिक होगा और अलिखित अंश जो होगा वो आपको न्यूनतम होगा। वो संविधान क्या कहलाएगा? तो आपको लिखित संविधान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिखित संविधान कहलाएगा। तो बस देखिए, यहीं से इसकी परिभाषा को हम याद रख सकते हैं, एकदम इजी वे में इसको समझ सकते हैं कि वह संविधान, देखिए यहाँ क्या कहेंगे कि वह संविधान, ठीक है ना, जिसमें लिखित अंश क्या हो? अधिक हो, और लिखित अंश जो है वो आपको न्यूनतम हो, तो उसको कौन सा संविधान कहेंगे? तो उसको लिखित संविधान कहेंगे। और लिखित संविधान की अवधारणा जो सबसे पहले विकसित हुई थी वो आपको फ्रांस में, लेकिन हमारे भारत में जो लिखित संविधान की अवधारणा है वो आपको अमेरिका से प्रेरित है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और दुनिया का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला जो देश है वो आपको कौन है? तो आपको भारत है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्या कर रहा है। और दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान कहेंगे तो वो आपको अमेरिका का है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो वो कौन हो जाएगा ना? भारत। और दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान कहेंगे तो वो आपको अमेरिका हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। और एशिया का पहला देश कौन है जिसने लिखित संविधान का निर्माण किया था? तो आपको जापान है। दुनिया का सबसे लचीला लिखित संविधान किसका है? तो आपको श्रीलंका का है। तो ये सभी चीज आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे देश है जिसका संविधान जो है वो आपको लिखित है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख देशों के बारे में क्या किया कि आपको चर्चा की है। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, सुनिए। अब आपको लिखित संविधान किसको कहते हैं यह आपको समझना है। तो देखिए, वो संविधान जिसमें आपको लिखित अंश क्या हो? कम हो, और अलिखित अंश जो हो वो आपको क्या हो? अधिक हो। क्या हो? अधिक हो। तो उसको हम लोग कहते हैं अलिखित संविधान। और अलिखित संविधान वाले जो प्रमुख देश है उसमें आपको इंग्लैंड हो गया, सऊदी अरब हो गया, इजराइल हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ये सब ऐसे देश है जहां का संविधान जो है वो आपको अलिखित है, ठीक है ना। तो इस सभी चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। और लिखित संविधान अलिखित संविधान में क्या अंतर होते हैं इस सब पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसे जान लेते हैं कि अलिखित संविधान वाले प्रमुख देश कौन कौन है। तो आपको इंग्लैंड, सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड, इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। और लिखित संविधान कहते हैं किसको? तो वो संविधान जिसमें लिखित अंश कम हो और लिखित अंश क्या हो? ज्यादा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे लिखित संविधान। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। जहां भी दिक्कत हो, अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप जरूर प्रश्न करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम आपके समस्या का समाधान कर सके। कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप वहां पर मतलब अपनी समस्या को जरूर लिखेंगे। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि आपको कठोर संविधान, ठीक है ना, शुरू में बताए थे कि भारत का संविधान जो है कठोर है और आपको लचीला है। तो यहाँ पे जो कठोर संविधान है वो क्या होता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है। तो कहेंगे वो संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जो है क्या हो? कठिन हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको कठोर संविधान कहेंगे। क्या कहेंगे? कठोर संविधान। जैसे देखिए अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है ना। ये सब ऐसे देश है जहां के संविधान में संशोधन करना जो है वो आपको कठिन है। क्या है? कठिन है। इसीलिए इसको कहते हैं, क्या जानते हैं, कठोर संविधान वाला देश कहते हैं। मतलब एक लाइन में समझिए कि जिस संविधान में संशोधन करना एकदम आसान, ठीक है ना, उसको कहेंगे लचीला। और जिस संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हो कठिन हो, तो उसको कहेंगे कठोर संविधान, ठीक है ना। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ये सब ऐसे देश है जिसका संविधान जो है काफी ज्यादा क्या है कि आपको कठोर है। और दुनिया में सबसे कठोर लिखित संविधान की अगर बात आएगी तो वो आपको अमेरिका का है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत का संविधान जो कैसा है। तो देखिए, भारत का संविधान जो है वो आपको कठोर भी है। क्या है? कठोर भी है और आपको लचीला भी है। मतलब कि भारतीय संविधान की अगर
प्रकृति की बात किया जाए तो आपको कठोरता और लचीलापन इस दोनों का क्या है कि आपको मिश्रण है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में अगर बात करेंगे, उल्लेख संविधान में कहाँ है तो साथियों हमारे संविधान के जो भाग 20 है, ठीक है ना, इसमें आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और अनुच्छेद कहेंगे तो आपको 368, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, क्या कहते हैं कि बताइए कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो कहेंगे संविधान संशोधन से। और किस देश के संविधान संशोधन में कहते हैं, तो आपको ये सभी बात जो है आपको भारत के लिए बोला जा रहा है, यानी कि भाग 20 और अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और हमारे देश में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। मतलब कि हम अपने देश के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया ली है वो आपको दक्षिण अफ्रीका से लिए थे। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आपको लचीला संविधान किसको कहते हैं, तो वो संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसान हो उसको क्या कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। जैसे कि आपको ब्रिटेन हो गया, श्रीलंका हो गया, इन देशों का जो संविधान है ना वो आपको लचीला है। और एक चीज याद रखिएगा, जहां पर अलिखित संविधान होता है ना, अलिखित यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां का संविधान जो होता है वो आपको लचीला होता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा लचीला संविधान किसे कहते हैं, तो कहेंगे वो संविधान जिसमें संशोधन करना क्या हो कि एकदम आसान हो, तो उसको कहेंगे लचीला संविधान। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे क्या है। देखिए अब है कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको संविधान निर्माण से संबंधित है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सिद्धांत सर्वप्रथम, ठीक है ना, यानी कि संविधान सभा के सिद्धांत के जो दर्शन होते हैं सर्वप्रथम किस विधेयक में, तो वो होता है आपको स्वराज विधेयक में। और ये जो स्वराज विधेयक होते हैं वो आपको बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में क्या होता है कि 1895 में जो होता है वो आपको तैयार होता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, इन्होंने पुस्तक भी लिखा था। इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है गीता राष्ट्र, जो इन्होंने मांडले जेल में लिखे थे। कहाँ लिखे थे, मांडले जेल में। और ये जो बाल गंगाधर तिलक साहब है, ठीक है ना, इन्होंने क्या किए थे कि आपको एक नारा दिए थे, क्या स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये कहने वाले व्यक्ति भी जो थे वो कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। और बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु होती है ना वो आपको कब होती है, यह थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू होता है उसी दिन इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। तो देखिए यहाँ से बात आएगी कि संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम किस विधेयक में मिलते हैं, तुम क्या कहेंगे, स्वराज विधेयक में, ठीक है ना। और ये जो स्वराज विधेयक है किसने तैयार किया था, तो आपको बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में यह तैयार हुआ था 1895 में। और इसी में संविधान सभा के सिद्धांत का पहला उल्लेख मिलता है, स्वराज मतलब स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये कौन कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने एक गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखे थे, कहाँ, तो आपको मांडले जेल में थे। इन चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है तो देखिए यहाँ पे दे दिया हुआ है कि गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए गीता रहस्य पुस्तक जो है तो आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया था, लिखा गया था। कहाँ, तो आपको मान लीजिए वर्धमान 1908 की यह क्या है कि आपको बात है। देखिए और यहाँ पे कुछ उपाधियां भी दिए गए हैं, क्योंकि देखिए ये जो बाल गंगाधर तिलक है इन्हें हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को, जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को, महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय को जानते हैं। तो ये सब यहाँ पर इसलिए दे दिए है क्योंकि जैसे आप लोग लोकमान्य देखिएगा और यहाँ सब में देखिएगा कि मिलता जुलता चीजें है, इसलिए आप डाउट न करें, इसलिए हम दे दिए थे कि लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को जननायक कहेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी को, महामना मदन मोहन मालवीय जी को। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना, और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे क्या कर रहा है देखते हैं। अब देखिए अब है कि संविधान की मांग जो है कब कब किया गया था, किसके किसके द्वारा किया गया था, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। यानी कि भारतीय संविधान के जो निर्माण हुई है आप जानते होंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ। इससे पहले भी औपनिवेशिक काल में कई बार हम सरकार से क्या किए थे कि आपको मांग किए थे कि मुझे अपना संविधान चाहिए। तो देखिए तो 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था क्या कि भारतीयों के लिए आपको क्या चाहिए कि एक संविधान होना चाहिए जिसका निर्माण भारतीय स्वयं करेंगे। वही आपको 1924 में स्वराज पार्टी, ठीक है ना, स्वराज पार्टी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे दे दोगे पंडित मोतीलाल नेहरू, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन के छात्र हैं तो आप पंडित मोतीलाल नेहरू को ही क्या करेंगे, याद रखेंगे। और अगर आप 11th-12th के बोर्ड की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा मांग किया गया था, इस बात को आपको याद रखना है। और स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो मतलब पंडित मोतीलाल नेहरू, और एक थे आपको कौन, चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे, तो आपको चित्तरंजन दास थे। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद है
आपको 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो था वो आपको नेहरू रिपोर्ट में फिर से क्या किया गया था कि आपको संविधान की मांग की गई थी। 1934 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मांग जो थी की गई थी। लेकिन 1934 में ही प्रत्यक्ष रूप से संविधान की जो मांग की गई थी ना, वो आपको एम एन राय के द्वारा, किसके द्वारा? एम एन राय के द्वारा। और एम एन राय जो थे वो आपको क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। तो जब इन्होंने मांग किया 1934 में प्रत्यक्ष रूप से, तब 1935-36 में क्या है कि कांग्रेस ने भी आधिकारिक रूप से क्या किया कि आपको संविधान की मांग किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान की मांग कब किया था? तो 1935-36 में। फिर आपको एक घटना थी 1940 का, जिस समय आपको अगस्त प्रस्ताव क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा पेश किया जाता है। तो उस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से क्या किया था कि आपको मतलब कि संविधान की मांग को स्वीकार किया। लेकिन भारतीयों ने इस अगस्त प्रस्ताव के जो प्रस्ताव है उसको क्या कर दिया? मतलब अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह अगस्त प्रस्ताव आया था इसलिए ताकि भारतीयों से जो है वो आपको द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वो आपको सहयोग प्राप्त किया जा सके, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जबरदस्ती धकेल दिया गया था। तो ये जो उस समय के वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड लिलिथगो, थे इसी लॉर्ड लिलिथगो ने क्या किया था? ध्यान दें कि आपको अगस्त प्रस्ताव को क्या किया था कि आपको पेश किया था, ठीक है ना। और इसी में उसने क्या किया था कि संविधान की मांग को जो है सैद्धांतिक रूप से क्या किया था कि आपको स्वीकार कर दिया था। लेकिन भारतीयों ने इसे क्या कर देता है कि आपको अस्वीकार कर देता है। क्या कर देता है? अस्वीकार। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि ये जो अगस्त प्रस्ताव है इसको भारतीयों ने स्वीकार किया या अस्वीकार? तो आप क्या कहोगे कि अस्वीकार कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो इस सब वर्ष को याद रखिएगा कि कब किसके द्वारा संविधान की मांग अंग्रेजों से किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। अब है 1942 में। 1942 में फिर इस प्रस्ताव में क्या होता है कि आधिकारिक रूप से संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है ना। तो ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है, इस क्रिप्स प्रस्ताव के जो अध्यक्ष थे वो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। लेकिन भारतीयों ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कर देता है? अस्वीकार कर देता है, क्योंकि गांधी जी जो है क्रिप्स मिशन के बारे में कहते हैं कि यह आगे की तारीख का क्या है कि आपको चेक है जिसका बैंक जो है आपको नष्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो क्रिप्स प्रस्ताव में भी संविधान की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन इसमें जो भी बात कही गई थी सब आपको युद्ध समाप्ति होने के बाद और उसके बदले में भारतीयों को क्या होगा कि युद्ध में अंग्रेज सरकार को जो होगा सहयोग करना पड़ेगा। इसलिए भारतीयों ने इसको क्या कर दिया कि आपको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद है 1946। तो देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का क्या हुआ था कि गठन हुआ था, ठीक है ना। यानी कि संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा है उसका गठन कब होता है? तो आपको कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, तो यह कैबिनेट मिशन योजना जो भारत आता है वो आपको 24 मार्च 1946 को, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना। और इस कैबिनेट मिशन योजना में आपको 3 सदस्य होते हैं, तो इन चीजों को भी बेहतर तरीके से आपको देख लेना है। तो चलिए आगे कैबिनेट मिशन के बारे में भी हमें चर्चा करना है, तो देखते हैं। आइए देखिए कैबिनेट मिशन योजना। ये जो कैबिनेट मिशन योजना है साथियों, भारत कब आता है? 24 मार्च 1946 को। और इसका मुख्य 2 उद्देश्य होता है, एक आपको संविधान का निर्माण करना और दूसरा अंतरिम सरकार का क्या करना है कि आपको गठन करना है। तो देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं अंतरिम सरकार, इस कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही अंतरिम सरकार का जो गठन होता है 24 अगस्त 1946 को। लेकिन यह अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को क्या करता है कि आपको पंडित नेहरू की अध्यक्षता में जो होता है वो आपको शपथ लेता है। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो अंतरिम सरकार इसका गठन कब हुआ था। तो देखिए गठन की बात करेंगे तो 24 अगस्त 1946 को, लेकिन पंडित नेहरू की अध्यक्षता में ये जो अंतरिम सरकार है शपथ कब लेता है? तो 2 सितंबर 1946 को। और पंडित नेहरू जो होते हैं वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं और विदेशी मामलों के क्या होते हैं कि आपको प्रमुख होते हैं। चलिए देखिए फिर यहाँ से एक बात आती है कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो देखिए पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव होते हैं, एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री होते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के क्या होते हैं कि आपको अध्यक्ष होते हैं। और ये तीनों जो होते हैं ब्रिटेन की संसद में कैबिनेट स्तर के क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। इसीलिए इस योजना का नाम ही पड़ता है कैबिनेट मिशन योजना। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो आपको पैथिक लॉरेंस को, और पैथिक लॉरेंस जो रहते हैं उस समय भारत के मंत्री रहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न क्या आएगा कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? तो आपको हो गया 24 मार्च 1946 को, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? तो कहेंगे 3। तीनों सदस्य का नाम आपको याद रखना है, कौन किस पद पे थे इसे भी आपको बढ़िया से देख लेना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पैथिक लॉरेंस थे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा है इसका गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो यह आपको कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। और यहाँ से एक बात आती है कि संविधान सभा की जो प्रकृति थी वो आपको कैसी थी। तो देखिए तो संविधान सभा का जब आपको क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ, क्या हुआ? गठन हुआ, ठीक है ना। तो हुआ है तो आपको जुलाई अगस्त 1946 में जो होता है वो आपको संविधान सभा का
क्या होता है, गठन होता है। तो इसमें दो तरह के सदस्य होते हैं, एक आपको मनोनीत होते हैं, यानी कि देशी रियासतों के जो सदस्य होते हैं उसका क्या किया जाता है कि आपको मनोनयन किया जाता है, ठीक है ना। जबकि आपको प्रांतों से आने वाले जो सदस्य होते हैं उनका जो होता है आपको चुनाव होना होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा जो थी हमारी आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से जो था वो आपको क्या था, मनोनीत था। क्या था, मनोनीत था। तो वही प्रश्न कर रहा है कि संविधान सभा की प्रकृति कैसी थी, तो कहेंगे आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत, क्योंकि देशी रियासतों के सदस्यों का मनोनयन होना था और जबकि आपको प्रांतों से आने वाले सदस्यों का चुनाव होना था। आगे देखिए क्या कह रहा है, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार हुआ था। तो साथियों, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जिसमें एकल संख्यावनीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया था और एक सदस्य जो था वो आपको 10 लाख की जनसंख्या पर क्या किया गया था कि आपको चुना गया था। तो यहाँ से एक बात को समझिए कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था डायरेक्ट बेस मताधिकार के द्वारा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें आम जनता जो थी वो आपको वोट नहीं की थी। जो प्रांतों के विधानसभा के सदस्य थे वही आपको क्या किए थे कि आपको वोट किए थे। इसीलिए कहते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। अब देखिए, अगर संविधान सभा में जो आपको टोटल सदस्य थे वो आपको कितने थे, 389। कितने थे, 389। याद रखिएगा कि संविधान सभा में टोटल जो सदस्य थे आने कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर वो कितने थे, 389। और उसमें से 10 लाख की जनसंख्या पर जो था वो आपको एक सदस्य जो थे वो आपको आने थे, ठीक है ना। तो इसमें सदस्यों का जो वर्गीकरण किया गया था, कैसे किया गया था जरा सा देखते हैं। 389 सदस्य है, जिसमें से 296 सदस्य जो है वो आपको ब्रिटिश भारत से आने थे और 93 जो है देशी रियासतों से। तो देखिए तो टोटल हो गया कितना, 389, ठीक है ना। फिर यहाँ 296 में देखिए कि आपको 292 जो सदस्य है वो आपको 11 ब्रिटिश प्रांतों से आने थे, 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से क्या थे कि आपको आने थे, ठीक है ना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा जो गठित हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर उसमें टोटल कितने सदस्य होने थे, तो 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से, मतलब वह राज्य जो डायरेक्ट ब्रिटेन के नियंत्रण में था, और 93 जो था देशी रियासतों से। कहां से आने थे, देशी रियासतों से। तो इन चीजों को आपको देख लेना है, मतलब देशी राज्यों से, ठीक है ना। फिर यहाँ है कि आपको 296 में से 4 जो है मुख्य आयुक्त से आने थे और 292 जो है वो आपको 11 जो ब्रिटिश प्रांत है वहां से आने थे, ठीक है ना। तो टोटल हो गया इधर किससे 96, इधर हो गया मतलब कितना आपको 93। तो ये हो गया टोटल कितना आपको 389। अब देखिए, अब है यहाँ पे 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से क्या था कि आपको निर्वाचन होना था, जबकि देशी रियासतों का क्या था कि मनोनयन होना था। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं कि यह आंशिक रूप से निर्वाचित था और आंशिक रूप से जो था वो आपको मनोनीत था। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, अब संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ चीजें कह रहा है कि संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि जो थे किस प्रांत से थे। तो संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से, जहां से 55 थे, मद्रास से जो थे वो आपको 49 थे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से थे, तो कहेंगे आपको संयुक्त प्रांत से। संविधान सभा में सबसे अधिक जो प्रतिनिधि थे किस रियासत से, मैसूर रियासत से, जहां आपको 7 आने थे। और दूसरा जो कहेंगे वो जाएगा आपको ट्रावनकोर। क्या जाएगा, ट्रावनकोर। तो ट्रावनकोर रियासत से जो था तो आपको 6 प्रतिनिधि जो था वो आपको आना था और मैसूर से कितना था, 7 था। तो यहाँ से अगर मैसूर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप ट्रावनकोर मानिएगा। संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से थे, अगर संयुक्त प्रांत नहीं रहेगा तो आप मद्रास मानेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब है कि भारत के जो चुनावों में होता है वो आपको क्या अपनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, भारत के जो चुनाव होता है उसमें आपको यानी कि क्या कहते हैं, फर्स्ट पोस्ट जो पास्ट प्रणाली होता है, ठीक है ना, सिस्टम देख लीजिएगा उसे, उसी को क्या होता है कि आपको अपनाया जाता है, ठीक है ना। और इस प्रणाली में क्या होता है कि सर्वाधिक मत के आधार पर जो होता है जो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले जो उम्मीदवार होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि आपको जीतते हैं। इस बात को याद रखिएगा। मतलब कि हमारे यहाँ जो होता है ना, मतलब ऐसा समझिए कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को जो होता है आपको जनरली चुनावों में जो होते हैं वो आपको नहीं अपनाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और इसमें जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आपको मत प्राप्त करता है वही क्या होता है कि आपको जीतता है, ठीक है ना। और ऐसा चीज हम ब्रिटेन से सीखे हुए हैं। कहाँ से सीखे हुए हैं, ब्रिटेन से। क्योंकि भारतीय संविधान के जब आप विदेशी स्रोत पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताए होंगे कि भारत में जो है क्या है कि आपको सर्वाधिक मत के आधार पर जो हार जीत का निर्णय है यह हम कहां से सीखे हैं, तो कहेंगे आपको मतलब कि ब्रिटेन से, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं, अब क्या है सुनिए। अब संविधान सभा के चुनाव और परिणाम की बात करते हैं। क्या करते हैं,
चुनाव और परिणाम की, ठीक है ना। तो देखिए, तो संविधान सभा का जो गठन होता है साथियों, वो आपको जुलाई अगस्त 1946 में, उसके बाद 296 सीटों पर क्या होते हैं कि आपको चुनाव होते हैं, वो भी कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता ने नहीं किया था, बल्कि प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों ने किया था। तो इसमें से आपको कांग्रेस को क्या मिलता है कि आपको 2 से 8 सीटें मिलती है। देख लीजिए, कांग्रेस को कितना मिलता है, 2 से 8 सीटें। उसके बाद मुस्लिम लीग को जो मिलता है वो आपको 73 सीटें, निर्दलीय को जो मिलते हैं वो आपको 8 सीटें, और छोटी पार्टियों को 7। तो इस दोनों को मिलाकर कहा जाता है अन्य। क्या है, अन्य। अब देखिए कि टोटल 296 सीट पूरा या नहीं पूरा, जरा सा देख लेते हैं। देखिए, 2 से 8 कांग्रेस, मुस्लिम लीग को कितना मिला, 73। चलिए, निर्दलीय को कितना मिला था, 8, छोटी पार्टियों को 7। अब इसको जोड़िए, 8 11 11, और कितना हो जाएगा कि आपको 8 19 19 7 26 के 6, और इधर 7 और 2 9, यानी 296, यानी टोटल ये सही आंकड़ा है। क्या है, सही आंकड़ा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष रूप से, उसमें कांग्रेस को कितना सीट मिला था, तो आप कहोगे कितना, 2 से 8, ठीक है ना। मुस्लिम लीग को कितना मिला था, 73। छोटी पार्टियों को कितना मिला था, 7, और निर्दलीय को कितना मिला था, 8। तो देखिए, तो निर्दलीय और छोटी पार्टियों को मिलाकर ना अन्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, तो आप इसे देख लीजिएगा कि किसको कितना मिला था। अब आइए, अब थोड़ा सा संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। जैसे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है वो आपको नहीं हुआ था, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जिसमें प्रांतों की विधानसभा के जो सदस्य थे वो भाग लिए थे। संविधान सभा में लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था, ठीक है ना। इसके अलावा संविधान सभा में आपको कुल 15 महिलाएं जो थी निर्वाचित हुई थी। संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि मैसूर रियासत से, और दूसरा जो थे ट्रावणकोर रियासत से थे। इस बात को आपको जान लेना। देखिए, तो संविधान सभा में करा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय देश में जो भी वर्ग थे सबको हिस्सेदारी जो थी वो आपको दी गई थी, ठीक है ना। तो इस चीज को देख लीजिएगा, संविधान सभा में टोटल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, तो आपको 15 थी। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देखना है। चलिए, अब हम चलते हैं संविधान सभा की बैठक की ओर। तो देखिए, संविधान सभा की जो आपको प्रारंभिक बैठक है वो आपको 3 हुई है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो आपको 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। इस बात को आपको याद रखना है कि संविधान सभा की जो प्रारंभिक बैठक है वो कब से कब तक चली थी, तो आपको 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका पहला अधिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, पहला अधिवेशन। बैठक मत करिएगा, ठीक है ना। 100 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के, जिसमें से प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से शुरू होकर 23 दिसंबर 1946 तक चलता है, ठीक है ना। तो प्रथम बैठक होती है कब, 9 दिसंबर 1946 को, जो कहाँ होती है, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नई दिल्ली में, जिसमें 211 सदस्यों ने क्या किया था कि आपको हिस्सा लिया था। कहीं कहीं आपको 210 भी मिलेंगे, कहीं कहीं 209 भी मिलेंगे, कहीं कहीं 207 भी मिलेंगे। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो 211 सदस्यों ने क्या किया था कि आपको संविधान सभा की पहली बैठक में हिस्सा लिया था। मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार करता है क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा चाहते थे। तो आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किसने किया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, आपको मुस्लिम लीग ने। दूसरी बात है कि पहली बैठक में देशी राष्ट्रों के प्रतिनिधि जो थे वो आपको शामिल नहीं हुए थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए बाद में भी कि कौन से ऐसे रियासत थे जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, तो आप कहोगे क्या, हैदराबाद रियासत, ठीक है ना। लेकिन इस पहली बैठक में देशी रियासत के कोई भी प्रतिनिधि जो होते हैं शामिल नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिर है कि इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्रांसीसी परंपरा का अनुसरण किए और सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को क्या किया कि अध्यक्षता करने के लिए चुने। तो ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ये संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता जो किए थे ना वो आपको अस्थायी रूप से किए थे। कैसे किए थे, अस्थायी रूप से। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, तो क्या कहेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है ना। वो भी कैसे, तो अस्थायी रूप से। आगे चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, उसके बाद संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो कब हुई थी, तो आपको 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष जो था वो आपको चुना गया था। इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, एक आपको एच.सी. मुखर्जी और एक आपको बी.टी. कृष्णामाचारी। और इसी बैठक में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है वो आपको बी.एन. राव को क्या किया गया था कि आपको चुना गया था। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, बी.एन. राव। क्या कहेंगे, बी.एन. राव, ठीक है ना। दूसरी बात कि संविधान सभा की जो
आपको क्या है कि जो उपाध्यक्ष थे वो कौन कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी और आपको बी.टी. कृष्णामाचारी। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ठीक है ना, तो पहली बैठक के संदर्भ में क्या था कि आपको ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उसने कहा था, क्या जानते हैं कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन क्या है कि क्या है। पहली बैठक के संदर्भ में, क्योंकि पहली बैठक में जितने लोगों को आना था उतने लोग आए नहीं, तो इसी पर उसने क्या किया था, उपहास उड़ाया था भारतीयों का और कहा था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही क्या है कि आपको क्या है, पहली बैठक के संदर्भ में। लेकिन दूसरी बैठक कब हुई थी, यह जान लीजिए 11 दिसंबर 1946 को। उसमें क्या हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी को जो है उपाध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है वो आपको बी.एन. राव को चुना गया था। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब क्या, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि आपको उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें आपको 8 अनुच्छेद थे। मतलब कि 8 अनुच्छेद कहने का क्या हुआ कि 8 मुख्य बातों को पेश किए थे कि भारत का संविधान जो है कैसा हो। और इसी के आधार पर बाद में क्या होता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भी निर्माण होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे एक बात आती है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी, तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है ना। और उद्देश्य प्रस्ताव भी भारतीय संविधान के उद्देश्य का क्या होता है कि बाद में चलकर आपको आधार बनता है। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना था। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है वो क्या है, तो आप क्या कहोगे, उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिलती है, तो 22 जनवरी 1947 को। आइए, पंडित नेहरू को हम लोग आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी क्या करते हैं कि जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो दी गई जो हमारी विदेश नीति है वह आपको गुटनिरपेक्ष जो आज भी क्या है कि आपको कायम है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। और ये भारत के प्रथम, बाद में चलकर क्या होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रथम विदेश मंत्री भी बनते हैं। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब क्या कहा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्वतंत्रता अधिनियम जब आया, ठीक है ना, आपको जुलाई 1947 में, तो उसका संविधान सभा पर कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो देखिए, तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में क्या हुआ कि आपको परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटकर कितना हो गया, तो आपको 299 हो गया। कितना हो गया, 299। इस बात को याद रखना है, जिसमें से 70 देशी रियासतों से और दूसरे 29 जो है वो आपको प्रांतों से बच गया। बाकी जो सदस्य थे वो आपको पाकिस्तान के जो आपको संविधान सभा थे उसमें वो चले गए, ठीक है ना। आगे देखिए, अब है कि संविधान सभा जो है हमारी दूसरा क्या हुआ कि आपको विधायिका बन गई। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अब संसद बन गई। पहले संविधान का काम था क्या करना, संविधान सभा का संविधान बनाना, लेकिन अब संविधान सभा हमारी क्या बन जाती है, विधायिका यानी संसद बन जाती है। और इसके दो कार्य हो जाते हैं, एक संविधान बनाना और एक आपको विधि बनाना। तो जब हमारी संविधान सभा क्या करती थी कि आपको संविधान बनाती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब संविधान सभा जो है विधि बनाती थी, कानून बनाती थी, तब इसकी अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर करते थे। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यह आपको क्या हुआ कि संविधान सभा पर क्या है कि स्वतंत्रता अधिनियम के प्रभाव हुए। इसके अलावा हमारी जो संविधान सभा है वो आपको संप्रभु बन गई। क्या बन गई, संप्रभु बन गई, ठीक है ना। अर्थात हम कोई भी फैसला जो आप स्वतंत्र ले सकते थे, ब्रिटेन के द्वारा जो बनाए गए नियम थे उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से सारा काम कर सकते थे। तो यही है आपको स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संविधान सभा पर प्रभाव। चलिए आगे देखते हैं। अगर कुछ व्यक्ति का नाम आया था जिसमें से ध्यान लेते हैं कि उनका जो पूरा नाम होगा क्या होगा। जैसे देखिए, बी.एन. राव का नाम आया था, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है। एस.सी. मुखर्जी का हरेंद्र कुमार मुखर्जी, के.एम. पनिक्कर का कवालाल माधव पनिक्कर, उसका है जी.बी. मावलंकर का गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। आगे कुछ बातें दी गई है जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, कहा कि संविधान सभा जब संविधान बनाती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। अभी बताएं क्या, चलिए उसके बाद है संविधान सभा जब विधि बनाती थी तब इसकी अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर मतलब करते थे। और जी.बी. मावलंकर को हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा का पिता कहते हैं। और सबसे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव था, ठीक है ना, वो जी.बी. मावलंकर के खिलाफ ही क्या हुआ था कि आपको लाया गया था, मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है ना। इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना आपको, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। और यहाँ से जी.बी. मावलंकर का पूरा नाम याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के पहले क्या थे कि आपको अध्यक्ष भी थे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इस पे आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए आगे क्या कह रहा है,
भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है, क्योंकि जब संविधान पढ़े और बाबा साहब के बारे में नहीं पढ़े तो यह समझे अधूरा है, क्योंकि इस व्यक्ति का संविधान निर्माण में जो है बहुत बड़ा क्या है कि आपको योगदान है। उसके बाद है संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन जो है आपको कहाँ से हुआ था? तो साथियों, यह आपको पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद यह क्षेत्र जो होता है वो आपको पाकिस्तान में चला जाता है। तो फिर से इनका जो निर्वाचन होता है वो आपको मुंबई के पूना से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रारंभ में बाबा साहब का निर्वाचन जो होता है संविधान सभा में वो आपको कहाँ से होता है? तो हम कहेंगे इनका निर्वाचन जो होता है प्रारंभ में संविधान सभा में वह आपको कहाँ से? पूर्वी बंगाल से। लेकिन जब पूर्वी बंगाल का क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है तब इनका निर्वाचन जो होता है फिर से आपको मुंबई के पूना सीट से, और मुंबई का यह पूना सीट जो है बाबा साहब के लिए जो खाली करते हैं वो आपको एमआर जैकर जो होते हैं वो आपको खाली करते हैं। तब बाबा साहब का निर्वाचन फिर से जो होता है आपको पूना सीट से होता है। तो इस बात सबको आपको अच्छे से याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपको प्रारूप समिति या मसौदा समिति, या इसी को कहते हैं पांडु लेखन समिति, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो देखिए, तो इसका जो गठन हुआ था किस उद्देश्य से? तो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से इसका गठन होता है। कब गठन होता है? तो 29 अगस्त 1947 को। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि ये जो प्रारूप समिति इसका गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा को अपना रिपोर्ट कब देता है? 21 फरवरी 1948 को। और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपको कितनी होती है? 7 होती है, वो भी आपको अध्यक्ष सहित। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे 2 डेट आया, देखिए 29 अगस्त आया, तो 29 अगस्त को हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और 21 फरवरी को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो संविधान की जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति में जो टोटल सदस्यों की संख्या थी वो आपको कितनी थी? तो आपको 7 थी। तो जान लेते हैं उस 7 सदस्य का नाम क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ये क्या थे? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उसके ये अध्यक्ष थे। उसके बाद है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है ना, क्या है? सादुल्लाह, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलापी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है ना, टीटी कृष्णामाचारी, और उसके बाद है आपको एन माधवराव, क्या है? एन माधवराव। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं कि आपको टीटी कृष्णामाचारी जो है किनके निधन के बाद आए थे? तो देखिए, तो जब आपको क्या होता है कि डीपी खेतान साहब की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा कि डीपी खेतान साहब की मृत्यु होती है तब उनके जगह पर कौन आते हैं? टीटी कृष्णामाचारी। और एन माधवराव जो होते हैं ना वो बीएल मित्तर के त्याग पत्र देने के बाद आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान के प्रारूप समिति में बीएल मित्तर के स्थान पे कौन आए थे? तो एन माधवराव। और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन आए थे? तो आपको टीटी कृष्णामाचारी। तो यहाँ से इन सभी का नाम आप याद रखिएगा। देखिए, और 2 नाम केवल आप याद रखिएगा, एक अध्यक्ष का और एक आपको एक मुस्लिम सदस्य थे मोहम्मद सादुल्लाह, इनका नाम याद रखिएगा। बाकी जितना भी नाम है देखिएगा सब में जो कृष्ण जी का पर्यायवाची नाम आ रहा है, क्या है? पर्यायवाची आ रहा है। देखिए, जैसे गोपाल, कृष्ण जी को कहा जाता है कृष्णा, कृष्ण जी को कहा जाता है कन्हैयालाल, कृष्ण जी को कहा जाता है कृष्णा, कृष्ण जी को कहा जाता है माधव, कृष्ण जी को कहा जाता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें जो आने वाले सदस्य हैं, ठीक है ना, उनमें से आपको जितने भी सदस्य हैं 2 पे छोड़कर सब में आपको कृष्ण जी के पर्यायवाची नाम आते हैं। तो ऐसे भी आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और इसके सदस्यों का नाम जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। आगे कह रहा है कि बीएल मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद जो है एन माधवराव आए थे, देखिए इसमें नहीं दिया है। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद जो है वो आपको टीटी कृष्णामाचारी जो थे वो आपको सदस्य बने थे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से जान लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब है संविधान सभा की प्रमुख समितियां, ठीक है ना, और उसके अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, तो सबसे पहले प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके अध्यक्ष संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति, इसके जो अध्यक्ष है वो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। संचालन समिति, इसके अलावा नियमन और प्रक्रिया समिति, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, तो संविधान सभा की जो भी समिति है उसके अध्यक्ष है उसका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसका अगर आप चाहते हैं कि छोटा सा वीडियो जो है आप देखकर काम कंप्लीट कर ले तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। संविधान सभा की जो समितियां थी उसके बारे में हम पढ़ाए हुए थे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और भी समिति है, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति जो है
इस सबके जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या करते हैं, कि आपको जानते हैं। दूसरी बात कि यह समिति बड़ी थी, इसीलिए मौलिक अधिकार उप समिति बनाया गया, अल्पसंख्यक उप समिति बनाया गया। तो मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको एच.सी. मुखर्जी थे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहेंगे, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको एच.सी. मुखर्जी। तो ये सब संविधान सभा की क्या है, क्या आपको समितियां है। अब देखिए, अब संविधान सभा की जो कुछ छोटी समितियां है उसको जान लेते हैं। कार्य संचालन समिति किसके अध्यक्ष, के मुंशी है, और सीधे पूछेंगे संचालन समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस चीज को आपको देख लेना है। नागरिकता संबंधी जो समिति है इसके अध्यक्ष जो है एस वर्धाचारी, जो कि संविधान सभा के सदस्य कभी रहे नहीं थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह व्यक्ति जो नागरिकता संबंधी समिति के अध्यक्ष थे और वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उनका नाम क्या है, तो क्या कहेंगे, एस वर्धाचारी। जनता समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो कहेंगे जेबी कृपलानी। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए क्या करना है। अब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि संविधान बनाने वाले जो कुछ प्रमुख लोग हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इन्हें भारतीय संविधान के जनक, आधुनिक मानव, इसके अलावा महार का महात्मा के नाम से भी क्या कहते हैं, कि आपको जानते हैं। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, और इन्होंने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो किए थे 1942 में। उसके बाद 1927 में इन्होंने क्या कहते हैं, कि महार में दलितों का सम्मेलन किए थे और मनुस्मृति को जलाए थे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और ये जो महामानव है इनका जन्म जो है वो आपको 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो आपको 6 दिसंबर 1956, मृत्यु नहीं कहेंगे, महापरिनिर्वाण कहेंगे, क्योंकि बाद में ये बौद्ध धर्म को क्या कर लेते हैं, कि आपको अपना लेते हैं। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म जो होता है 14 नवंबर 1889 को, ठीक है ना, याद रखिएगा। जन्म इनका कब होता है, तो आपको 14 नवंबर 1889 को, और इनकी जो मृत्यु होती है वो आपको 27 मई 1964 को। इन्हें आधुनिक भारत का हम लोग क्या कहते हैं, निर्माता कहते हैं, किन्हें जानते हैं, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री थे, भारतीय विदेश नीति के जनक थे। यहाँ से बात आती है, एक भारतीय विदेश नीति है क्या, तो आपको गुटनिरपेक्ष थे। इस गुटनिरपेक्ष नीति के जो जनक थे ना, वो आपको कौन थे, पंडित नेहरू थे। तो इस चीज को आपको बढ़िया से याद रखना है। प्रधानमंत्री के पद पर अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल जो इन्हीं का है, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक है। अब तक के सभी प्रधानमंत्री में इनका कार्यकाल सबसे लंबा है, इस चीज को याद रखिएगा। पद पर रहते हुए मरने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। लगातार 3 कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले जो है एकमात्र क्या थे, कि आपको प्रधानमंत्री थे। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है आपको देशी राज्यों के एकीकरण किए थे। आज जो हमारा अखंड भारत है उसमें जो सबसे बड़ी देन है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, ठीक है ना। इन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया या भारत का लौह पुरुष या भारत के बिस्मार्क के नाम से भी क्या करते हैं, क्या आपको जानते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को होती है, और 15 दिसंबर 1950 को इनका जो होता है देहांत होता है। ये भारत के पहले गृह मंत्री और पहले क्या थे, कि आपको उप प्रधानमंत्री थे। इस बात को याद रखना है। देशी राज्यों के एकीकरण का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पे 31 अक्टूबर को वर्ष 2014 से मनाया जाता है। और दुनिया की जो सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्या है समर्पित है, जिसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर, नहीं तो आपको 597 फुट लगभग में कहेंगे, ठीक है ना। 597.समथिंग कुछ है, 597 फुट याद रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू की क्या है, कि आपको ऊंचाई है। तो इस सारी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, इनका जन्म जो होता है वो आपको 3 दिसंबर 1884 को, और इनकी जो मृत्यु होती है 28 फरवरी 1963 को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है भारत में, तो आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इसी दिन इनकी मृत्यु होती है 1963 में, और 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो देखिए, इन्हें अजात शत्रु और देश रत्न की उपाधि जो है वो आपको दिया गया है। देश के प्रथम क्या थे, ये आपको राष्ट्रपति थे, कौन जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो आपको 1950 से 1962 यानी कि 12 वर्ष तक इस पद पर क्या रहे, आसीन रहे।
ठीक है ना। और अब तक देश के एकमात्र राष्ट्रपति है जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या हुए थे, क्या आपको निर्वाचित हुए थे। और संविधान सभा के लिए क्या थे, क्या आपको अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इस चीज को देख लीजिएगा, संविधान सभा द्वारा इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। तो इन सभी चीजों को बढ़िया से आपको देख लेना। चलिए अब चलते हैं आगे क्या है। अब आपको संविधान निर्माण से संबंधित आपको महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे देखिए कह रहा है संविधान निर्माण की अवधि क्या थी। तो हमारा संविधान 2 वर्ष 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें दूसरे 11 सदस्य उपस्थित थे। यह एक लाइनर प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो होती है वह कब होती है, तो आपको 24 जनवरी 1950 को, जिसमें 284 सदस्य जो होते हैं वो आपको उपस्थित होते हैं। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी चीज आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। अंतिम बैठक, पहले बैठक के डेट को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे, ठीक है ना। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अंतिम बैठक को मिलाकर संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे, तो आपको कुल 12 सत्र हुए थे। और संविधान सभा के कुल जो है वो आपको 6 अधिवेशन जो है वो आपको हुए थे। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो 6। तो देखिए, तो पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से आपको 23 दिसंबर 1946 तक जो था वो आपको चला था। और अंतिम अधिवेशन कहेंगे वो आपको 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी कि छठा अधिवेशन जो अंतिम था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 था, 46 तक चला था। देख लीजिएगा उसको। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब तक चला था, तो देखिए 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। यहाँ पर यह चीज भी आपको दे दिए गए हैं, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। अब संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था, तो आपको 24 जनवरी 1950 को। और संविधान निर्माण में कुल खर्च राशि जो हुआ था कितना हुआ था, तो लगभग आपको 64 लाख रुपए। और संविधान के प्रारूप पर बहस जो चली थी कितना दिन, तो कहेंगे आपको 114 दिन। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो आपको 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हुआ था, क्या आपको तैयार हुआ था। तो इन चीजों को आपको देख लेना है। उसके बाद है संविधान अंगीकृत कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। यानी कि हमारा संविधान जो अंगीकृत कब होता है, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। संविधान आंशिक रूप से लागू भी कब होता है, तो आपको 26 नवंबर 1949 को। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है, सुनिए। आपका संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 26 नवंबर को। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 26 जनवरी को। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो इसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान पर, सभा पर नहीं कहेंगे, संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया जाता है, तो 24 जनवरी 1950 को। हमारा राष्ट्रगान क्या है, तो आपको जनगण मन, जिससे गाने में जो है आपको 52 सेकंड का क्या लगता है, कि आपको समय लगता है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को। तो इन चीजों को याद रखना है। राष्ट्रगीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हमारे संविधान का नाम क्या है, तो कहेंगे भारत का संविधान, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सारे चीज आपको बेहतर तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि संविधान का नाम जो है हमारा क्या है, तो कहेंगे आपको भारत का संविधान, नहीं तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। अब संविधान का मूल आकार और संविधान का वर्तमान आकार। तो देखिए संविधान का जो मूल आकार है उसमें आपको क्या था, प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था, 8 अनुसूचित था। जो आपको अभी बढ़कर क्या है कि प्रस्तावना तो रहबे करेगा, ये सुबह से हिस्सा है। 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं, 12 जो है वो आपको अनुसूची हो चुकी है। तो इन चीजों को भी आपको बेहतर तरीके से देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब संविधान सभा का प्रतीक क्या था, तो वो आपको हाथी था। संविधान सभा के अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक कौन थे, मतलब संविधान को जो अंग्रेजी में लिखने का काम जो किया था हाथ से अपने, वो कौन किए थे, सुलेखक उसी को बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कैलियोग्राफर। तो आपको प्रेम बिहारी नारायण राजादा थे। और संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन थे, वसंत राय वैद्य थे। तो इन चीजों को बढ़िया से देख लेना है। संविधान के पन्नों की सजावट जो किया था कौन किया था, तो आपको नंदलाल बोस और साथी कलाकार ने किया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से
देख लेना। चलिए आगे आते हैं। संविधान सभा के कुछ अन्य निर्णय जान लेते हैं, जैसे राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को कब, तो उसी डेट में 24 जनवरी 1950 को। प्रथम राष्ट्रपति का चयन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसी दिन क्या होता है कि आपको राष्ट्रपति चुने जाते हैं। राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है भारत कब लेता है, 16 मई 1949 को। उसके बाद है राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, तो 5 जुलाई 1947 को। तो इन चीजों को साथियों आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या है। अब देखिए, अब जो है आपको महत्वपूर्ण कुछ सवाल है, तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना है कि आपको नहीं जानना है। क्या करना है, नहीं जानना है, ठीक है ना। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको एक अलग जो वीडियो है वो हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। वहां से आपको क्या होगा कि ये सारे चीजें होंगे वो आपको बेहतर से समझ में आ जाएगी। चाहे चलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ जान लेते हैं। देखिए वैसे इसका संविधान निर्माण से कोई मतलब वास्ता नहीं है, लेकिन जान लेते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए क्या करा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद है कि याद रखिएगा, ठीक है ना। उसका बाद संसद किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3, इसको याद रखिएगा। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र राज्यों की बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है, तो आपको 7वीं अनुसूची में। देखिए तो अनुसूची वाला एक वीडियो हम आपके लिए अलग से लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कर रहे हैं, सुनिए। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूचियां बनाई गई है, तो आपको 3 सूची है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस सब के बारे में एकदम कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ये टाइपिंग वाला कर दिए थे, उनको बोले थे केवल आपको संविधान से संबंधित प्रश्नों को ही देख लेना है, लेकिन ये कुछ आगे तक के भी कर दिए थे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जान लिए तो इससे कोई ज्यादा नुकसान होगा नहीं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फायदेमंद चीजें हैं। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज के क्लास को यहीं पे हम लोग विराम देंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।